पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सर, जैसा कि अभी आगामी मार्च में महिला दिवस आने वाला है और सबसे ज़्यादा एनीमिया की जो समस्या होती है वो महिलाओं में देखी जाती है, तो आप किस तरह से उनको अवेयर करके, क्योंकि आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए स्पेशली एक तबका होता है स्पेशली कि जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती अपनी हेल्थ को लेके, तो आप उनको किस तरह से शिविर लगा के या आप जो आयोजन करते हैं उनको जागरूक करने के लिए? आरती जी, मैं पिछले 25 वर्षों से एनीमिया के ऊपर काम कर रहा हूँ। एनीमिया बहुत ही गंभीर तरह की समस्या है, लेकिन लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। मेरे पास अभी कल ही राजस्थान से एक परिवार की 2 लड़कियाँ आई थी। दोनों की उम्र लगभग 22 से 25 साल होगी। एक छोटी थी, एक बड़ी थी, और दोनों का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम % के लगभग था। 8 ग्राम 9 ग्राम ऐसा बच्चियों का हीमोग्लोबिन था। और परिवार के लोग बताते हैं कि इनका खून तो हमेशा ही कम आता है, मतलब खून कम आता है, उसको इतना लाइटली लेते हैं। ऐसा एक परिवार की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% परिवार है हमारे देश में जिनमें ये समस्या है। या तो माँ का ब्लड कम होगा, या बेटी का कम होगा, या दादी का कम होगा, और उसको बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही ब्लड कम रहता है। तो ब्लड कम रहता है तो आखिर होता क्या है शरीर में, मैं लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं निरंतर 25 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। हम लोग लोगों के घर घर जाते हैं। हम लोग ये जो कैंपेनियन है हमारा फरवरी के लास्ट संडे से लेकर के मार्च के फर्स्ट संडे तक चलाते हैं। 4 मार्च को हर साल अप्लास्टिक एनीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस उपलक्ष्य में हमने इस साल 25 फरवरी से लेकर के हमारा जो रथ है एनीमिया अवेयरनेस रथ, वो 3 मार्च तक चलाएंगे। 25 फरवरी को लास्ट संडे है और 3 मार्च को फर्स्ट संडे है। हम लोग नियमित रूप से डेट को ध्यान में रखते हैं। फरवरी का लास्ट संडे और मार्च का फर्स्ट संडे, वहाँ तक हम लोग एक रथ चलाते हैं 8 दिवसीय। पूरे शहर में वो भ्रमण करता है, लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं और लोगों को गुड़ चना सिंपल सा हमारे घर में जो उपलब्ध है वो बांटते हैं। उनको बताते हैं कि ये गुड़ चना खाने से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। गुड़ जो है वो आयरन का स्रोत होता है और चना जो है वो प्रोटीन का स्रोत होता है। उसके अलावा भी हम काफ़ी सारा उनको बताते हैं खाने की सामग्री, जैसे बादाम है, सोयाबीन है, पिंड खजूर है, पालक है, अनार है, एप्पल है, सबके घर में अवेलेबल है, लेकिन लोग उस तरीके से उसको सेवन नहीं करते हैं। उसके अलावा अभी ठंड का सीज़न गया तो ठंड में बनने वाले लड्डू है, गजक है, ये सब चीज़ें खाने से हमारे शरीर में खून बढ़ता है। जब खून बढ़ता है तो हम बीमार नहीं होते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और बात करते हैं कि ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे इसका इम्यूनिटी बढ़ जाए, जिससे ये बीमार नहीं हो। वो सारा हमारे घर में अवेलेबल है। अगर हम रोज़ बच्चे को थोड़ा सा गुड़ खिलाएंगे। मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों ही डॉक्टर हैं। दामाद साइकेट्रिस्ट हैं कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में, और बेटी अभी पीजी कर रही है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से। उनकी छोटी बच्ची है, वो 3.5 साल 4 साल की है, अभी मार्च में 4 साल की हो जाएगी। वो रोज़ गुड़ खाती है। तो ये हमारा काम है, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना है कि आपको गुड़ रोज़ खाना है। अगर हम रोज़ ऐसा आदत डाल दें, ड्राई फ्रूट में उसको बादाम रोज़ खाने की आदत डाल दें, हर घर में किशमिश होता है, मुनक्का होता है, अगर ऐसा बच्चे खाने लगे तो वो बीमार ही नहीं होंगे। तो हम लोगों के घरों तक जाते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो वो परिवार के विकास और देश के विकास के लिए कार्य करेगा। तो हमारा ऐसा है कि स्वस्थ रहेगा मन तो आपका मस्तिष्क जो है काम में लगा रहेगा। ये हम लोग कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत हम लोग ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं। पिछले साल जनवरी में देश की राष्ट्रपति जी इंदौर आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से किस तरीके से ब्लड बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बढ़ाया जा सकता है। मैडम का जो प्रश्न था वो था कि सिकल सेल एनीमिया में होम्योपैथी क्या कर सकती है, क्या सिकल सेल एनीमिया होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। मैंने मैडम को समझाया कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, उसमें हम पूरी तरह से बीमारी तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो मरीजों को होने वाली समस्या है, उनका असहनीय दर्द, पीड़ा, उनका जो बार बार ब्लड चढ़ाना, उनका बार बार बीमार हो जाना, शरीर में दर्द, बुखार, ये सारी समस्याओं को हम काफ़ी हद तक
नियंत्रित कर रहे हैं और ठीक भी कर रहे हैं। मरीजों को जो जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ता था, जब वो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिए तो उनको अब ब्लड चढ़ाने की उतना ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी बातें मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया, देश की राष्ट्रपति महोदय को 10 जनवरी 2023 को बताया और उसी दिन 10 जनवरी 2023 को ही देश की राष्ट्रपति के साथ साथ उसी दिन मुझे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मिलने का मौका मिला था। शाम को सुबह राष्ट्रपति जी से मिला और शाम को वित्त मंत्री जी से मिला और उनको मैंने बताया कि एनीमिया जो है वो बहुत कठिन समस्या है, इतनी जटिल समस्या है कि पूरा देश के लोग पीड़ित हैं और इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। तो आपको याद होगा कि 2023-24 का जो हमारा बजट था उसमें एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए प्राविधान किया गया और देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जब हम लोग हमारी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएं, मतलब 2047 में, तो उसके बाद सिकल सेल एनीमिया का कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल वो बड़ा चिंतित है सिकल सेल एनीमिया को लेकर के। सिकल सेल एनीमिया आदिवासी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं कल ही झाबुआ गया था, हम लोग झाबुआ में प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर एक सिकल सेल एनीमिया के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट का सेंटर स्थापित करें। लोगों को जानकारी अगर हो जाएगी तो काफ़ी हद तक बीमारी को रोक सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीज आते हैं मेरे पास, वो बताते हैं कि मुझे सिकल सेल की परेशानी थी, मेरी शादी हो गई, हमने पूरा शादी करने के पहले आपकी होने वाली बीवी का जांच कराया, बोले नहीं कराया, उसको बिना बताए छुपा करके शादी कर लेते हैं। उससे परेशानी क्या होती है, उनके होने वाले बच्चे को भी सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वो देश के एम्स में, पीजीआई में या सीएमसी वेल्यूर में या बड़े बड़े अस्पताल में भर्ती होने के बाद, बार बार ब्लड चढ़ाने के बाद ठीक नहीं होता है, तब वो लोग हमको एक ऑप्शन के रूप में चुनते हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनका बीमारी के गंभीर अवस्था में हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 3 ग्राम या 5 ग्राम % रहता है, जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो 13 ग्राम से 15 ग्राम % या 14 से 16 ग्राम % होना चाहिए। मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। आप देखिए, जहां नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से 15 ग्राम % होना चाहिए, अगर मैं एवरेज की बात करूं, और लोग लेकर के कितना आते हैं 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम %, तो उससे परेशानी क्या होती है, शरीर में कमजोरी आती है, उनका दम भरने लगता है, शरीर में कमजोरी रहती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, उनको उनका काम करने में इच्छा नहीं लगता है, घर का दैनिक कार्य ही नहीं कर पाते हैं। तो इतनी कठिन समस्या है। आप महिलाओं में देखेंगे एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है, आजकल तो पुरुषों में भी हो गई है, बाल झड़ जाता है। आखिर बाल झड़ जाता है तो उसका कारण क्या है? एनीमिया एक प्रमुख कारण है। हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी, वो हमारे हेयर फॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो लोग हेयर फॉलिंग के लिए या बालों के लिए तो बड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन एनीमिया के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। जब एनीमिया कई बीमारी का कारण है या जड़ है, तो हम क्यों ना पहले जड़ पे काम करें। अगर हम देखें कि अगर बच्चे अच्छा डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो उनको आंख में लगने वाला चश्मे का पावर कम हो जाएगा। आखिर ठंड में लड्डू खाना कहाँ से आया होगा? ये हमारे पूर्वजों को ये समझा कि जब हम 2 महीने 3 महीने ठंड में गुड़ का लड्डू खाएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। हड्डियाँ मजबूत होने का मतलब क्या है? हमारा बोन मैरो, जो बोन मैरो है, जहाँ से ब्लड बनता है, वो हमारी हड्डियों में होता है। जब हड्डियाँ मजबूत होगी तो हमारा बोन मैरो मजबूत होगा, और जब हमारा बोन मैरो मजबूत होगा तो हमारे शरीर में अच्छे ब्लड सेल्स बनेंगे। 2 तरह का बोन मैरो है, एक येलो बोन मैरो है, दूसरा रेड बोन मैरो है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 40 साल के बाद हमारा जो रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है, जो रेड बोन मैरो में होते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो हमको खून बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। आप देखते हैं जैसे ही 40 साल 50 साल का व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। आखिर चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? उसका कारण जो है वो खून की कमी है। लोगों को नींद नहीं आती है, लोगों को काम करने में मन नहीं लगता है, शरीर में थकान आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन शरीर में कम हो गया है। तो ऐसे समय पे हमको ध्यान देना है, उनका ध्यान आकर्षित कराना है। मैं पिछले 2-3 सालों की अगर मैं बात करूं डाटा के, तो हम लोग गए, जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्मल महिलाएं थी, जब उनका ब्लड सैंपल लिया तो हमने पिछले साल लगातार 2 महिलाओं का सैंपल लिया।
तो जो खुद को नॉर्मल मानती थी उनका ब्लड सैंपल लेने पर 48% महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम आया और कम से कम 100 में से 8 से 10 महिलाओं का हीमोग्लोबिन तो 6 ग्राम 7 ग्राम आया। तो आप देखिए वो खुद को स्वस्थ मानती थी। जब उनको पूछा गया उसके लक्षण तो सब में वो लक्षण एनीमिया के विराजमान थे। हमने पूछा कि क्या आपको कमज़ोरी आती है? बोले हाँ, रोज़ ही कमज़ोरी लगता है। आपको दम भरना लगता है? बोले हाँ, सीढ़ी चढ़ते हैं तो दम भरता है, काम करते हैं तो दम भरता है। तो करते क्या है? बोले दर्द की गोली खा लेते हैं। आप देखिए जैसे ही वो दर्द की गोली खाएगा तो उसके अंदर खून की और कमी हो जाएगी। तो इतनी गंभीर समस्या को लोग इतनी लाइटली लेते हैं, उससे उनकी परेशानियां बढ़ती है, उनको ट्रीटमेंट पे ज़्यादा खर्चा आता है। ऑक्सीजन जो हमारा शरीर का ताकत है वो हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। एक जगह से दूसरे जगह तक शरीर में ले जाने का काम ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन करता है। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उससे व्यक्ति को कमज़ोरी आएगी। जब कमज़ोरी आएगी, थकान होगा, आप ज़बरदस्ती आपका कार्य करेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन या जो हमारा ब्लड है वो कितना शरीर के लिए आवश्यक है। बिना ब्लड के तो शरीर चल नहीं सकता है। तो हम लोगों को ये सारी बातें एकदम सरलता से बताना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को डराना नहीं है, समझाना है, ताकि वो लोग स्वस्थ हो सकें और अपने परिवार का, बच्चों का ध्यान रख सकें। और आज भी लोग इंस्टेंट इलाज के लिए एलोपैथिक की ओर जाते हैं, तो कैसे उनको होम्योपैथिक पे बिलीव होगा? क्योंकि होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट बहुत स्लो होता है, अच्छा होता है बट स्लो होता है। तो उसके लिए आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। होम्योपैथी स्लो नहीं होता है। जब लोग एक्यूट बीमारी के स्टेज में हमारे पास आते हैं तो उसमें तुरंत ही आराम होता है होम्योपैथी में। लेकिन लोग जो है बीमारी लेकर के आते हैं, कोई 15 साल 20 साल पुरानी बीमारी लेकर के आएगा। अब अस्थमा हो गया, बोले 15 साल से अस्थमा है। अब 15 साल से अस्थमा है तो उसको अगर 1-1.5 साल में होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है तो वो 15 साल और कहाँ 15 महीने, वो तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ही हुआ। लोगों को गठिया हो जाता है, बोले जोड़ों में दर्द है, कब से है? बोले 15 साल 20 साल से। 15 साल 20 साल से दर्द है तब हमारे पास आते हैं तो उनको 15-20 महीने अगर दवाई खाना पड़ता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सोरियासिस है, एक्जिमा है। कई सारी लड़कियां होती हैं उनके चेहरे पे पिंपल्स हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है या पीसीओएस सिंड्रोम हो जाता है। हम लोग जो दवाई देते हैं उससे चेहरे के पिंपल्स दाग सहित खत्म हो जाते हैं बिना लगाने की दवाई दिए, और वो बहुत कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में ही होम्योपैथी काम करती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि कम पैसों में अच्छा इलाज अगर एलोपैथिक की ओर हो जाता है तो होम्योपैथिक में थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए आप किस तरह के कैंपेन से उनको दवाइयों में क्या रियायतें दी जाती हैं? नहीं, होम्योपैथी का इलाज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंपैरेटिवली सस्ता होता है। जब आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो एक दिन भर्ती का जो चार्ज आता है उतने में तो होम्योपैथी का महीना भर का दवाई मिल जाता है। होम्योपैथी काफ़ी किफ़ायती है और लोगों को आसानी से अवेलेबल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बीमारी बहुत जटिल रूप ले लेती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लीडिंग पाइल्स की, ब्लीडिंग पाइल्स का लोगों को बीमारी हो जाती है। पाइल्स फिशर फिस्टुला की बीमारी बहुत आम है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और जब वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिस्टुला का रूप ले लेता है। कई बार ऑपरेशन कराने के बाद लोग हमारे पास आते हैं तो उस समय उनको बीमारी के स्टेज के आधार पर दवाइयों की भी ज़्यादा ज़रूरत लगेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप बीमारी को बढ़ने नहीं दीजिए। लोग पथरी की समस्या लेके आते हैं, स्टोन बहुत कॉमन है, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन के लिए लोग 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन करा के तब हमारे पास आते हैं। तो आप 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन करा रहे हो तो जब तक फॉर्मेशन नहीं रुकेगा, स्टोन का फॉर्मेशन रोकना है ना हमको, स्टोन का फॉर्मेशन नहीं रुकेगा तो ऑपरेशन से क्या होगा? हम लोग जो दवाई देते हैं उससे पथरी निकल भी जाती है और फॉर्मेशन भी रुक जाता है। तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। कई बार साइज के ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है तो उसमें चार्जेस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें, वो मेंसेस की जो समस्या होती है उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो भी घर वालों को बताते नहीं है, डॉक्टर्स को बताते नहीं है। तो प्रोफ्यूज मेंसेस रहेगा और प्रोलॉन्ग रहेगा, अगर काफ़ी दिन तक चल रहा है वो बताएंगी नहीं तो उससे उनका बीमारी बढ़ जाता है। उनको चक्कर खा करके गिर जाती हैं, पता चला अस्पताल गई या डॉक्टर के पास गई तो जांच कराए तो हीमोग्लोबिन 6 ग्राम आया या 5 ग्राम आया। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी बीमारी बहुत जटिल रूप ले लेगी तो उसमें ट्रीटमेंट का टाइम भी लगता है और आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करें। अभी मैं पिछले वर्ष सरकारी स्कूल में गया था, वहाँ के बच्चों का
हेल्थ चेकअप करने, तो वहाँ देखा है कि काफ़ी सारे बच्चों को सिर दर्द की शिकायत थी और काफ़ी सारे बच्चों को धुंधलापन की शिकायत थी। जब मैंने वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल से बात करा तो उनका कहना था कि ये बच्चे स्लम एरिया से आते हैं, स्लम एरिया में जो बाई लोग काम करती हैं उनके बच्चे हैं, तो उनमें मतलब डेफिशिएंसी हो रही है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण उनको न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रही है, उसके कारण उनको सिर दर्द हो रहा है, उसके कारण उनको धुंधलापन लग रहा है। तो अगर हम उनको प्रॉपर डाइट समझा दें तो इतना सरल है, गुड़ चना खाना, गुड़ चना उसके घर में भी अवेलेबल है, गरीब से गरीब के घर में गुड़ चना अवेलेबल है। तो हम उनको यही समझाना चाहते हैं कि जो सस्ता तरीका है उसको अपनाएं ताकि अफोर्डेबल हो सके। हेल्थ जो है वो सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए ना, तो हम लोगों को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ही अवेलेबल कराना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि उसके शुरुआती लक्षण नहीं पता चल पाते, तो लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से भी शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों वो हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो जो आप वेलफेयर चलाते हैं तो उसके अंतर्गत आपने अब तक कितने लोगों को उसके प्रति जागरूक किया है कि एनीमिया के शुरुआती लक्षण को पहचानें? हमने लाखों लोगों को जागरूक किया है। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि शुरुआती लक्षण की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके जो रेगुलर वर्क है, रूटीन जो है, वही काम करते हुए अचानक से आपको कमज़ोरी लग रहा है, थकान लग रहा है, या आप पहले से गोरी दिखने लग गए, लोगों को लगता है मैं तो गोरी हो गई, गोरी नहीं, वो एनीमिया का लक्षण हो सकता है, पेलर दिखने लग गए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, सीबीसी कराना है, जो हम लोग निःशुल्क करवा करके दे रहे हैं। सीबीसी कराने से आपको पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट कितना है, तो हम गंभीर रूप लेने से बचा सकते हैं। आप नज़दीकी डॉक्टर को ही जाकर के बताइए कि डॉक्टर साहब हमको अचानक से कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रहा है या बुखार जैसा लग रहा है। जब लोगों को ऐसा थकान, कमज़ोरी, बुखार जैसा लगता है तो वो लोग मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद करके खा लेते हैं, वो गलत है। जैसे ही आपको आदत पड़ गई मेडिकल स्टोर से खरीद के दवाई खाने की, आप समझ लीजिए कि आपने बीमारी बढ़ाना चालू कर दिया। ये काम मत करिए। कैंसर की अगर मैं बात करूँ, अगर कैंसर को रोकना है तो शुरुआती लक्षणों को ही आपको डॉक्टर को बताना है। थोड़ी सी गठन हुई, आप डॉक्टर को जाकर के संपर्क करिए, छोटे से जांच में आप बच सकेंगे। लोग क्या करते हैं, गठन हो गई, पहले घरेलू प्रयास करते, फिर मित्र से पूछते, फिर गूगल से पूछते, फिर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते, तब तक 2-4-6 महीने बीत जाता है, कैंसर विकराल रूप ले लेता है। हमारे पास तो कैंसर के मरीज कब आते हैं, जब वो कीमोथेरापी करा लेते, ऑपरेशन करा लेते, रेडियोथेरापी करा लेते, उसके बाद जब उनको रिकरेंस होता है तब हमारे पास आते हैं। या कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी लेने के बाद जब उनको पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों कम हो जाता है, और वो दवाइयों से बढ़ता नहीं है, तब वो हमारे पास आते हैं। और तब हम उस स्टेज में भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। लोगों को दवाइयों से काफ़ी राहत मिल रही है, जिसको हम डेथ से पेनलेस डेथ की ओर लेके आ रहे हैं। मतलब जो तड़प है, तड़पन, उसको अगर कम कर रहे हैं तो भी हमको लगता है कि हम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपको आपके शरीर में अचानक से कुछ ऐसे बदलाव दिखने लगे जो पहले नहीं थे, तो उन बदलाव के लिए आपको डॉक्टर को जाकर के मिलना चाहिए। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनको कुछ नहीं पता है तो वो इलाज नहीं कर पाते, एक वो जिनको सब कुछ पता है और वो गूगल पे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे गूगल पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी है। हमको उसको किस तरीके से लेना है वो देखना है। मैं सभी को सेल्फ इलाज के बजाय आपके नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह लेने की ही सलाह दूंगा। लोगों को सेल्फ इलाज से बचना चाहिए। जितना आप सेल्फ इलाज की ओर जाएंगे उतना आप गंभीरता की ओर जाएंगे। बीमारी को गंभीरता से बचाने के लिए नज़दीकी चिकित्सक का सलाह लेना उचित है।